जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे। जिंदगी दिलों को कभी जोड़ती भी है, जिंदगी दिलों को कभी तोड़ती भी है, जिंदगी दिलों को कभी तोड़ती भी है, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे। जिंदगी की राह में खुशी के फूल भी, जिंदगी की राह में गमों की धूल भी, जिंदगी की राह में गमों की धूल भी, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे। हमने एक बात कही, सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। तो साहब, दशहरा कल बीत गया, अब दिवाली का इंतजार। दिवाली का इंतजार तो हमेशा से ऐसा लगता है जैसे परी कथाओं के सच होने का इंतजार। परी कथाओं का सच होना यानी चमकदार सितारे, सब कुछ जगमग, ऐसा लगता है जैसे खुशियां ही खुशियां सब तरफ फैली हों। सच बात यह है कि दिवाली ऐसी होती तो नहीं सबके साथ। हां, अक्सर होनी चाहिए मगर होती नहीं। अच्छा, आप देखिए, बात दिवाली की तो दिवाली के समय करेंगे, मगर आज मैं आपसे बात करने के लिए परी कथा लेकर आया हूं। आप सोचेंगे ये बातों बातों में परियों की कहानी कहां से आ गई? अरे साहब, सबकी जिंदगी में परी कथाएं आती ही हैं, चाहे जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आए। तो साहब, हमारी जिंदगी में भी परी कथाएं आई तो हैं, मगर आज हम अपनी जिंदगी में आई हुई परी कथाओं से ज्यादा परी कथाओं के बारे में बात करना चाहते हैं आपके साथ। और वो इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक कहानी सुनी। वो कहानी का नाम है 3 डुबकियां। ये एक बंगला फोक स्टोरी है, यानी कि बंगला लोक कथा है जो कि कुछ परियों की कहानियों जैसी है। तो साहब, ये कहानी यूं है कि एक कुम्हार था, उसके 2 बेटियां थी। अब साहब, दोनों बेटियां देखने भालने में अच्छी, सुंदर, सुशील, सुघड़, सब कुछ ठीक था, मगर वो दोनों बेटियां खुश नहीं। ये तो हम सभी के साथ होता है ना कि हम अपनी परिस्थितियों से कभी भी खुश तो होते नहीं। तो साहब, यही हालत थी। एक दिन छोटी बेटी ने सोचा कि चलो यार, खुशी की तलाश की जाए। और साहब, वो खुशी की तलाश में निकल पड़ी। खुशी की तलाश में चलते 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 वो चांद वाली बुढ़िया के पास पहुंच गई। आपको मालूम है ना, चांद पर एक बुढ़िया है जो हमेशा सूत काटती रहती है, मालूम है ना? हाँ साहब, हमको भी मालूम है। तो साहब, वो चांद वाली बुढ़िया के पास पहुंच गई। अब देखिए, यहां पर ये सब मत पूछिएगा कि दुनिया से चली और चांद कैसे पहुंच गई। अरे, परी कथाओं में हो सकता है ना। तो साहब, इस परी कथा में भी ऐसा ही हुआ। जब वो बुढ़िया के पास पहुंची तो बुढ़िया ने उसको देखते ही कहा कि अरे छुटकी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? और बोली, अम्मा मैं क्या बताऊं? उसने कहा, नहीं, तुम मुझे कुछ मत बताओ। तुम्हारे कुछ भी बताने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताती हूं कि तुमसे मैं बात तब करूंगी जब तुम फलानी जगह जाकर, एक झील है, उस झील में नहा कर आओगी। उसने कहा, ठीक है, जाती हूं। जब वो वापस जाने के लिए मुड़ गई तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, रुको, पहले ये सुन लो कि उस झील में तुम्हें सिर्फ 2 डुबकियां लगानी है।
तीसरी डुबकी नहीं लगानी है। छोटी लड़की, भोली भाली, सुशील, बातों को मानने वाली, वो साहब झील की तरफ चल पड़ी। अब उसे ये नहीं मालूम था कि ये जो झील है ना, ये एक जादुई झील है और इस जादुई झील में पहली डुबकी लगाते ही वाह वाह, वो एकदम सुंदर हो जाएगी। यानी कि जो भी सौंदर्य की परिभाषा उसके मन में थी वो सच हो जाएगी। गोरा रंग, सुनहरा, मतलब सुनहरा रंग और काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आप अपने कल्पना में सोच लीजिए कि जो भी हो सकता था वो हो जाता। उसके बाद दूसरी डुबकी लगाने से उसके कपड़े सुंदर कपड़े हो जाते, बड़े बड़े सुंदर गहने और मतलब जो भी कीमती अच्छे कपड़े हो सकते थे वो कपड़े हो जाते। और तीसरी डुबकी, वो तो मना किया था ना, तो तीसरी डुबकी नहीं लगानी है। वो लड़की साहब गई छुटकी। छुटकी ने जाकर के जैसा बूढ़ी अम्मा ने कहा था उसने पहली डुबकी लगाई और पहली डुबकी लगाते ही वो दमकता हुआ सौंदर्य सामने आ गया। अब साहब उसने दूसरी डुबकी लगाई और दूसरी डुबकी लगाते ही उसका पूरा बदन उन शानदार कपड़ों और गहनों से सज गया। अब परी कथाओं में ऐसा हो सकता है ना, तो साहब हो गया ये। मगर उसको मना किया था ना तीसरी डुबकी मत लगाना, तो उसने नहीं लगाई। अब साहब इतनी देर में एक राजकुमार सफेद घोड़े पे बैठा हुआ वहां पर आया। उसने इसको पसंद कर लिया और साहब दोनों एक साथ घोड़े पर सवार होके बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचे। बूढ़ी अम्मा ने कहा, अब बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। उसने कहा, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरी तो सारी परेशानियों का हल हो गया क्योंकि ये सुंदर सा राजकुमार मुझे मिल गया। बस अब तो जो मतलब परी कथाओं में ऐसा ही होता है ना, आजकल की बात छोड़ दीजिए, मगर परी कथाओं के हिसाब से उसका जिंदगी सफल हो गई, उसकी जिंदगी सफल हो गई। सॉरी, मैं थोड़ा हिंदी में गड़बड़ा गया। तो साहब वो अपने घर पहुंची, यानी कि जहां उसके पिताजी, उसकी बड़ी बहन वो अब रहते थे। तो छोटी सी झोपड़ी के सामने राजकुमार अपने सफेद घोड़े पर सवार उड़ता हुआ वहां पहुंच गया। और साहब जब बड़ी बहन ने देखा तो उसने छोटी से पूछा, अरे छोटी, आखिर ये हुआ कैसे? छोटी ने सच सच सारी बात बता दी। बस भैया, बड़ी बहन भी निकल पड़ी और वो भी चलते चलते चांद वाली बुढ़िया के पास पहुंच गई। मगर एक समस्या थी कि बड़ी बहन जो थी वो बात को पूरी तरह मानने वाली तो नहीं थी। बड़ी बहन हमेशा तर्क करती थी कि भाई लॉजिक के हिसाब से क्या चीज सही होनी चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा, उसको भी वही चीजें कही कि तुम्हारी बात सुनने से पहले तुमको नहाना है, वो फलाने तालाब में जाओ, 3 डुबकी मत लगाना, 2 ही डुबकियां लगाना और तुम्हारी फिर उसके बाद आके हमसे बात करना। बड़ी बहन गई साहब उस तालाब में। अब वो तो जादुई तालाब था। पहली डुबकी लगाई, सुंदर दमकता हुआ रंग, काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सारे सौंदर्य के जितने प्रतिमान थे पूरे हो गए। बड़ी बहन भी सुंदर हो गई। उसके बाद साहब उसने दूसरी डुबकी लगाई। दूसरी डुबकी लगाते ही बिल्कुल बढ़िया कपड़े हो गए। अब क्या हुआ कि उसने बात नहीं मानी और उसने तीसरी डुबकी भी लगा दी। अब साहब तीसरी डुबकी लगाई, उसने सोचा देखो अब क्या होता है। कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद एक राजकुमार आया। ये भी साहब सफेद घोड़े पर सवार था, ये भी अपने तलवार वलवार लटकाए हुए था और देखने में तो बहुत ही सुंदर, वो पुराने जमाने के राजेंद्र कुमार टाइप का। और साहब ये बहुत खुश हुई, उस राजकुमार ने इसको पसंद कर लिया और साहब ये लोग घोड़े पर सवार होके चल पड़े। अब साहब होता क्या है कि इसने कहा, यार उस बुढ़िया ने तीसरी डुबकी लगाने को नाहक ही मना किया था, कोई वजह तो थी नहीं। चलिए, ये साहब चल दिया घोड़ा और जैसे ही ये चांद वाली बुढ़िया के पास पहुंचने वाले थे कि बुढ़िया के दरवाजे के सामने घोड़े को एक ठोकर लगी और साहब राजकुमार
और हमारी बड़की गिर पड़े। राजकुमार के सिर में भयंकर चोट लगी और राजकुमार जो था उस भयंकर चोट की वजह से पागल हो गया। उसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, इस हमारी बड़की को पीटना शुरू कर दिया। अब भैया बड़की बड़ी दुखी, अब बुढ़िया के सामने पहुंची तो बुढ़िया ने पूछा, बड़की तूने तीसरी डुबकी भी लगाई थी क्या? बड़की बोली, हाँ मैंने तो तीसरी डुबकी भी लगाई थी। उसने कहा, तीसरी डुबकी दुर्भाग्य की डुबकी थी, भाग्य तो तेरा बहुत अच्छा हुआ, मगर तूने तीसरी डुबकी लगाकर अपने भाग्य को अपने हाथों से मिट्टी में मिला दिया। और साहब ये कहानी यहीं पर खत्म। अब जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरे मन में एक सवाल उठा। देखिए मैं तो आपसे बताया था ना पहले भी कि मैं बड़ा कहानियों में भी तर्क ढूंढता हूं, तो मुझे वहां तक तो उनका तर्क ठीक लगा कि 2 डुबकियों में सब कुछ ठीक हो गया, मगर तीसरी डुबकी में जब दुर्भाग्य और बर्बादी की बात आ गई तब मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो जो बुढ़िया थी वो अच्छी थी या बुरी थी। उसने आखिरकार ये बताया क्यों नहीं था पहले कि तीसरी डुबकी में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर वो बता देती तो हमारी बड़की जो थी उसको ये सब तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। मगर फिर दूसरी तरफ सोचने लगा, यार बुढ़िया ने तो अच्छी ही बात की थी। तो अब मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि बुढ़िया के कैरेक्टर में अच्छाई देखूं या बुराई देखूं। उसी तरह से बड़की के कैरेक्टर में अच्छाई देखूं कि बुराई देखूं। अच्छाई ये कि आखिरकार उसने तो टेस्टिंग किया ना, यानी कि जैसे कहते हैं अपनी भाग्य को चेक कर रही थी वो, यानी जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना, पुशिंग योर लक टू फार। तो अब पुशिंग योर लक टू फार, इसमें बुरी बात क्या है? आखिरकार अगर आपकी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है तो आप उसी दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहेंगे? आखिरकार किस समय हम ये कहेंगे कि बस बहुत हो गया, अब हमें बहुत मिल गया, अब इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब सवाल यह है कि उस बड़की ने गलती की या नहीं की। अब साहब मैं आपको ये कहानी जो सुनाई आपको, मैंने इस कहानी को सुनाने के पीछे एक बिल्कुल सीधा उद्देश्य था। वो ये था कि मैं आज तक कहानी सुनने के बाद से अभी तक ये निर्णय नहीं कर पाया हूं कि मैं इसमें किसको क्या रंग से रंगूं। आप समझते हैं ना कि हम लोग अपनी जिंदगी में हर चीज को काले, सफेद, भूरे, नीले, पीले ऐसे रंगों में रंग देते हैं और उन रंगों में रंग के लोगों को उसी रंग में देखते हैं। देखिए इसको मैं बिहेवियरल साइंस की बात करूं तो हमारे गुरुजी कहा करते थे रंगीन चश्मे से देखना। तो यानी कि आप जिसको जिस रंग में देखना चाहते हैं ना, आप उसको देखते वक्त अपनी आंखों पर वैसा ही रंगीन चश्मा लगा लेते हैं। उस आदमी का रंग नहीं बदलता, आपके देखने का नजरिया बदल जाता है। तो अब साहब सवाल ये उठता है कि हम किसी को किस रंग में देखते हैं। मैं आपको अब अपने बारे में बता दूं, मैं साहब बहुत बचपन से ये देखता आया हूं कि मैं लोगों को काले या सफेद रंगों में देखता आया हूं, यानी या तो अच्छे हैं या तो बुरे हैं। पहली बार आपको बताऊं साहब, एक फिल्म आई थी हमारी उपकार नाम की। उस फिल्म में प्राण साहब जो थे उन्होंने एक बड़ा अच्छा उम्दा किस्म का रोल किया था जिसमें वो एक भले आदमी बने थे। अब साहब हमारी तो जिंदगी भर की आदत, जिंदगी उस समय तक की जितनी भी जिंदगी थी 10-11 साल की, वो तो उसमें तो हम प्राण साहब को अच्छा आदमी समझ ही नहीं सकते थे। अब 1 मिनट साहब रुक जाइए, मैं प्राण साहब के बारे में बात कर रहा हूं ना, तो मेरी पत्नी जो यहाँ बगल में बैठी है उनसे अब रुका नहीं जा रहा है। नमस्कार। वो हम तो छटपटाने लगे प्राण अंकल की बात सुन के, नाम सुन के, कि हमें भी बोलने का मौका चाहिए चाहिए चाहिए। हम लोग छोटे थे
तो फिल्में कम हम लोगों को देखने का होता था चांस, और जिस भी फिल्म को देखने जाते थे उसमें विलेन के रूप में या तो प्राण अंकल होते थे या नॉर्मली प्राण जी होते थे और ललिता पवार होती थी अक्सर। और जैसे ही स्क्रीन पे ये लोग दिखते थे या उनका नाम जब आता था शुरू में, तो मन एकदम कांपने लगता था। और जब स्क्रीन पे पहली बार इनको देखते थे तो लिटरली एक्चुअली कांपने लगते थे कि हे भगवान, हीरो हीरोइन पे ये क्या जुल्म तोड़ने वाले हैं। तो उपकार जब फिल्म देखी, प्राण का नाम देखा तो हम बहुत ही घबरा गए कि हे भगवान अब क्या करेंगे ये। तो मगर उसमें तो देख के शॉकिंग था कि वो तो बहुत अच्छे रोल में निकले, और एकदम उनकी एक्टिंग और उनका रोल, उनकी बातें देख के ज्यादा समझ में तो नहीं आई, मगर जो भी समझ में आया उससे लगा कि अरे तो इतने अच्छे, आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। अब आप बताइए साहब, जिंदगी में भी ऐसा ही होता रहा ना। किसी व्यक्ति को हम काला समझते रहे, मगर उसके चरित्र में एक हिस्सा सफेदी का भी आज दिखाई पड़ा। वो कभी ऐसे मौके पर दिखाई पड़ा जब उसकी बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हम जानते हैं साहब, एक हमारे पिताजी चूंकि एक्साइज में काम करते थे, तो उनके दोस्तों में कुछ पुलिस वाले भी थे। मुझको ख्याल है उनके दोस्तों में एक पुलिस वाले थे जो थाना इंचार्ज थे, यानी कि इंस्पेक्टर ही रहे होंगे। बनारस में एक दशाश्वमेध नाम का थाना है वहां की। तो साहब, दशाश्वमेध थाने का इंचार्ज जो है ना, उसके पास वो बनारस के घाट और गलियां और ये सब उसी के एरिया में आता है। हम लोग जब मतलब उस समय तो काफी छोटे बच्चे थे, मुझे लगता है 10-12 साल की उम्र रही होगी। उस समय ये खबरें आती थी कि साहब इन्होंने, यानी कि वो जो इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने 2-3-4 गुंडों को एनकाउंटर करके गलियों में मार दिया। उस जमाने में गुंडागर्दी बनारस में बेहद थी, और गुंडे जो थे वो ज्यादातर गुंडे वो छिनैती और मतलब जो यात्री आते थे उनको लूट पाट, ये सब वगैरह बहुत ही ज्यादा थी। नहीं, तब एक बात और भी थी, और कत्ल ये सब बहुत हुआ करते थे। गुंडे अलग होते थे और नॉर्मल लोग अलग होते थे। अभी तो सब मिल गए। नहीं, वो तो ठीक है, अब तो ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, वो वही बात है कि जब उनके बारे में सुना तो साहब उनकी जो छवि थी ना, वो हमारे दिमाग में एक विलेन की बन गई। विलेन की इसलिए कि हम सोचते थे यार ये निहत्थे आदमियों को कैसे गोली मार देते हैं। मगर उस समय ये नहीं समझ में आता था कि वो जो गुंडे हैं वो कितने बदमाश हैं और वो कैसे निहत्थे लोगों को मतलब लूट लेते हैं, मार देते हैं, ये सब। तो साहब उनकी एक इमेज बन गई। अब आपको सच बताऊं, उनका नाम कोई मिश्रा जी था शायद, मुझे जहां तक याद है। तो साहब मैं आपको बताऊं, मैंने एक रोज देखा मिश्रा जी, वो बनारस में उस समय रिक्शे चलते थे, और हमारे यहां वरुणा पुल नाम की एक पुल था, वहां पर चढ़ाई थी। तो मिश्रा जी रिक्शे पर आ रहे थे और एकाएक हम लोग शायद स्कूल से आ रहे थे, तो उनका रिक्शा आगे था। मिश्रा जी उतरे और उन्होंने रिक्शे को, अपने रिक्शे को नहीं, सामने वाले एक रिक्शे को जिसपे कि 2 मोटे ताजे मुस्टंडे बैठे हुए थे, उसको धक्का लगाकर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये व्यक्ति जो इतना दुष्ट है, ये ऐसा अच्छा काम कैसे कर रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि उसके बाद से उनको देख करके मुझे जो उनकी इमेज थी ना, वो पूरी तरह से खंडित हो गई, और उनके कैरेक्टर में मुझे एक स्ट्रीक ऑफ व्हाइट नजर आने लगा। शायद मुझे लगता है कि जिंदगी के पहले कुछ ऐसे अनुभवों में जिनको मैं कह सकता हूं लाइफ चेंजिंग, ये भी एक अनुभव था। हाँ, ये दूसरी बात है कि मैंने उससे सीखा कि मैं खुद जहां भी चढ़ाई होती थी ना, वहां पर रिक्शे से कूद जाता था और धक्का लगाता था, क्योंकि ये पिताजी ने हमको सिखाया था। तो जब उसको देखा ना, तो मेरे दिमाग में पहली बार ये प्रश्न उठा कि क्या कोई आदमी सिर्फ
अच्छा या सिर्फ बुरा भी हो सकता है, या हर अच्छे में कुछ बुरा और हर बुरे में कुछ अच्छा भी होता है। ये दूसरी बात ज्यादा सही लग रही है, मतलब दोनों बातें हैं। दोनों ही बातें तो सही है ना, क्योंकि अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मुझे लगता है कि हमें समझ में आने लगता है कि आखिरकार ये जो जिंदगी है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। अरे श्रीमान जी, आपको याद है ना, अभी रिसेंटली हुआ था कि ये जो सब्जी वाली थी, इससे ये हमसे ना बुरी तरह से बोली थी, तो हमने तय किया था कि हम सब्जी नहीं लेंगे और वो नहीं करेंगे, रुकेंगे ही नहीं इनके पास। एंड देन वन फाइन डे कुछ हुआ, बहुत दिनों बाद हमको इनके यहाँ कच्चा कटहल दिखा, जो कि यहाँ हमको आराम से दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। पूरा साबुत कटहल था। तो एक्चुअली इनके पति थे। तो हमने उनसे पूछा, भैया कैसे है, छील के देंगे? बोले हाँ देंगे। हम सामान लेने अपने जो दुकान है स्मार्ट, उसमें चले गए, और फिर जब लौटे तो उनकी पत्नी दिखी। अब हम थोड़े 1 मिनट के लिए हिचक हुए, फिर हमने कहा अम्मा, भैया से हमने कहा था ये छील के देने के लिए, क्या करें? बोले हम देंगे ना। और उसने छीलना शुरू किया। फिर हमने कहा अम्मा हमको काट के भी चाहिए। बोले हाँ करते हैं ना मैडम। और उसने छीलना शुरू किया, तो उसका छीलना देख के हमको बड़ा कष्ट हुआ। वो बहुत मुश्किल से कर पा रही थी। तो हमने कहा अम्मा हम कर देते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे, आप छोड़िए। तो नहीं मैडम मैं करती हूँ। फिर वो करने लगी। फिर हमने उससे कहा अम्मा रुक जाओ, तुम छोड़ दो, तुम्हारा हाथ न कट जाए, हम कर देते हैं, जाने दो। और हम कहते रहे, वो करती रही। धीरे धीरे 20-25 मिनट में वो कटहल कट के छिल के कट के हमको मिला। हमने उसको बहुत थैंक यू कहा, बहुत थैंक यू कहा। एंड देन शी वॉज अ चेंज्ड पर्सन, शी वॉज अ कम्प्लीटली चेंज पर्सन। मतलब हाँ, बिना वजह हम उसके पास से गुजर रहे थे तो एक बड़ा सा बेर दे दी। यहाँ तो बेर भी मिलता है सेब की साइज का, वो पकड़ाया। एक दिन हम यहाँ पर उसको एप्पल बेर भी कहते हैं। हाँ थैंक यू, हाँ एप्पल बेर कहते हैं। और एक दिन नार शरीफा पकड़ा दिया। तो मतलब हम ये चेंज ऑफ एटीट्यूड, उसके अंदर भलाई, मेरे ख्याल से भलाई तो उसके अंदर हमेशा से रही होगी। परंतु हमने उसका जो एक पक्ष देखा, वो शायद बहुत नेगेटिव था। और हम ही को थोड़े समय के बाद उसका एक पॉजिटिव पक्ष भी देखने को मिल गया। इतने प्यार से वो पेश आती है कि मेरी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। सवाल ये है कि भैया जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, जिंदगी में लोगों के अंदर कई कई शेड्स नजर आने लगते हैं। अब मैं अपने आप से ही मैंने जब ये पूछा तो ये बात समझ में आई कि इसको बजाय एक आदमी में कई रंगों के देखने के बेहतर तरीका ये नहीं होगा कि क्या हम ये सोचें कि हर व्यक्ति में कई परतें हैं, यानी कि लेयर्स हैं, और हमको मौके दर मौके उसकी उन लेयर्स में से किसी एक लेयर को देखने का मौका मिलता है। तो ये जो लेयर्ड पर्सनैलिटी है, अब इसका देखा जाना या न देखा जाना, ये किसके हाथ में है? ये क्या उस व्यक्ति के हाथ में है जिसके ऊपर ये पड़ते हैं, या ये देखने वाले की नजरों में है? मैं साहब ये सवाल मैं अपने दिल में आज भी सोच रहा हूं कि आखिरकार ये जो लेयर्ड पर्सनैलिटीज है ना हम सभी की, इन लेयर्ड पर्सनैलिटीज को किस तरह से ऐसे रखा जाए कि जब दूसरा देखे तो वो इसका एक अच्छा पक्ष देखे, और जब हम देखें तो हम अच्छा पक्ष देखें। तो जैसे वो कहा जाता है ना, वो क्या बुरा देखन मैं चली तो मुझसे बुरा न कोई, और क्या भला देखन चली तो उनसे भला न कोई, इस तरह की बातें। तो साहब आप भी जरा सोचकर देखिए, फिर उसके बारे में बात करेंगे। और आज की बातों में ये बात तो रही गई, अरे यार वो जो गाना था, उस गाने के बारे में आपको ये तो बता दें कि आखिरकार वो गाना था क्या। वो गाना था साहब बोल गोरी बोल, हमारे पुराने जमाने के फिल्म मिलन का। और जैसा कि आप जानते हैं, हम मिलन का एक गाना पहले भी बजा चुके हैं और बहुत लोगों ने पहचाना।
तो उसी तरह से बोल गोरी बोल भी कई लोगों ने पहचाना और कई लोग नहीं भी पहचान पाए। चलिए साहब, तो ये तो पिछले गाने की बात हो गई। तो बोल गोरी बोल, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। तो साहब ये था गाना। अब इस हफ्ते का गाना ये भी आपके सामने आ रहा है, सुनिए और पहचानिए। चलिए, तो ये गाना हो गया। अब आप पहचानिएगा। पहचान ले तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पहचान पाए तो भी कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये गाना थोड़ा सा हटके है। हाँ, हटके आप तो समझते ही है ना। हटके मतलब ऑब्सक्योर नहीं है, मगर थोड़ा हटके है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया, और इस हिंट के साथ ही आज की बात यहीं पर खत्म करते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी के ये जो परतें हैं ना, इनको कैसे परत के अंदर झांक कर देखा जा सकता है। बहुत सुंदर बात कही आपने, और सचमुच में ये बात हम भी समझते हैं कि सब लोगों, हर व्यक्ति के अंदर सिर्फ काला नहीं है, सिर्फ सफेद नहीं है, डिफरेंट शेड्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि हमको टाइम पे दिखाई देते हैं। अब पहले शायद नहीं दिखते थे। नहीं दिखते थे, सच बात है, नहीं दिखते। चलिए साहब, तो इसी के साथ नमस्कार। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आपने अपना इतना समय दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी। नमस्कार। जिंदगी कभी यकीन कभी गुमान है, हर कदम पे तेरा मेरा इम्तिहान है, हर कदम पे तेरा मेरा इम्तिहान है। जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग